अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। लेकिन इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इन एलिमेंट्स के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्शली फिल्ड होते हैं, यानी कि नामुकम्मल होते हैं। तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के नामुकम्मल होने की वजह से इन्हें जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट एक पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं एक पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये बेटा एक पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक में शामिल है 2 ग्रुप्स, ठीक है। और बेटा यहाँ पे पी ब्लॉक में शामिल है टोटल 6 ग्रुप। तो बेटा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में क्या है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से। इसके अलावा बेटा एक और ब्लॉक है जिसे कहते हैं एफ ब्लॉक। इसे इसके अलावा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री यानी कि बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से पढ़ना है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसकी वजह यह है क्योंकि बेटा इसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो पार्शली फिल्ड होते हैं। The element that possess partially filled d orbital either in their atomic state or any of their ionic state, ठीक है। तो बेटा जो एलिमेंट है वो एटॉमिक स्टेट में हो या आयनिक स्टेट में हो, तो जो इसका डी ऑर्बिटल होगा वो पार्शियली फिल्ड होगा। तो इसी वजह से हम इसे क्या है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट या तो फिर बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो बेटा डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स की 4 सीरीज मौजूद हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेटा ये शुरू होता है स्कैंडियम से, ठीक है। स्कैंडियम से शुरू हो रहा है और जिंक में एंड हो रहा है, ठीक है, पहली सीरीज। इसके अलावा बेटा याट्रियम से शुरू हो रहा है और कैडमियम पर एंड हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो तीसरी सीरीज है वो शुरू हो रहा है लैंथनम से और मरकरी पर एंड हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा एक्टीनियम से शुरू हो रहा है और कॉपरेंशियम पर जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो बेटा डी ब्लॉक में एलिमेंट्स की टोटल 4 सीरीज मौजूद है, ठीक है। और आप जानते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, 6 और 7, ठीक है। तो बेटा फोर्थ पीरियड में जो आपके पास सीरीज़ मौजूद है उसे कहते हैं 3D सीरीज़। फोर्थ पीरियड में जो सीरीज़ मौजूद है उसे कहते हैं 3D सीरीज़। और फिफ्थ पीरियड में जो सीरीज़ मौजूद है उसे कहते हैं 4D सीरीज़। और सिक्स पीरियड में जो सीरीज़ मौजूद है उसे कहते हैं 5D सीरीज़। इसके अलावा जो अगली सीरीज़ है जो कि 7 पीरियड में मौजूद है उसे कहते हैं 6D सीरीज़। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा जो आपके पास जो 3D सीरीज़ है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो 3D ऑर्बिटल में होती है, ठीक है। और 4D सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो कहाँ पर होती है बेटा? 4D ऑर्बिटल में होती है। और बेटा 5D सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो कहाँ पर होगी? 5D ऑर्बिटल में होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर 6D सीरीज़ की बात करें तो इसमें क्या है बेटा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो किस में होगी बेटा? 6D ऑर्बिटल में होगी। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं बेटा? 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़, ठीक है। तो बेटा ये हमें पता किस तरीके से चलता है, ये पता इस तरीके से चलता है n-1 और D कर, ठीक है। तो बेटा ये क्या है बेटा? हमारा पीरियड नंबर n, ठीक है। तो n की जगह मैं 4 लिखता हूँ और -1 और इसके अलावा D। तो 4 - 1 क्या आ गया बेटा? 3 आ गया, 3D आ गया, ठीक है। तो 4 पीरियड में 3D सीरीज़ मौजूद होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और बात करूँ, ठीक है, तो देखिए बेटा अगर फिफ्थ पीरियड में बात करूँ, n की जगह 5 लिखा मैंने और -1, तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4D। तो बेटा 5 पीरियड में 4D सीरीज़ जो है वो मौजूद होती है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ें ताकि इस बात को आप समझ लें, अगर मैं 6 पीरियड की बात करूँ तो 6 - 1 5D। तो बेटा 6 पीरियड में 5D सीरीज़ जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। और अगर 7वें पीरियड की बात करूँ तो 7 - 1 और D, तो ये आ गया बेटा 6D। तो 7 पीरियड में 6D सीरीज़ जो है वो मौजूद होती है। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट की टोटल 4 सीरीज़ है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़, ठीक है। तो बेटा 3D सीरीज़ जो है वो शुरू होती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो इसमें टोटल 10 एलिमेंट जो है वो मौजूद है। इसके अलावा बेटा अगर 4D सीरीज़ की बात करें तो ये शुरू होती है बेटा याट्रियम से कैडमियम तक, तो इसमें भी टोटल जो है वो 10 एलिमेंट मौजूद है। 5D सीरीज़ जो बेटा शुरू होती है वो लैंथनम से शुरू होती है और मरकरी पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो वैसे तो बेटा जो लैंथनम है इसका ताल्लुक एफ ब्लॉक से, ठीक है। तो बेटा एफ ब्लॉक में आपके पास 2 पीरियड जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं बेटा लैंथनाइट सीरीज़ और दूसरी को कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज़। तो लैंथनम का ताल्लुक तो वैसे तो एफ ब्लॉक से, लेकिन इसको शामिल किस में करते हैं बेटा? डी ब्लॉक में ही करते हैं, ठीक है।
तो 5D सीरीज जो बेटा वो शुरू हो रही है लैंथनम से मरकरी तक, और 6D सीरीज जो है वो शुरू हो रही है एक्टिनाइट से कॉपरेंशियम तक। ये बात तो क्लियर हो गई। तो बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो काफ़ी अहमियत के हामिल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेटा इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो बेटा इस चैप्टर में जो आप ज़्यादातर पढ़ेंगे वो पहली सीरीज़ यानी 3D सीरीज़ के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है। 4D सीरीज़ के हवाले से नहीं पढ़ेंगे, 5D सीरीज़ के हवाले से इतना नहीं पढ़ेंगे, और ना तो 6D सीरीज़ के हवाले से इतना पढ़ेंगे। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस चैप्टर में किस सीरीज़ पे होगा बेटा? 3D सीरीज़ पर होगा। तो इस एलिमेंट के नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो बेटा जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो वेरिएबल होती है, यानी कि बेटा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होते रहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ वेनेडियम की, ठीक है, तो आप जानते हैं बेटा कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ठीक है। लेकिन कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अलावा +1 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा बेटा अगर वेनेडियम की बात करें, क्रोमियम की बात करें, मैंगनीज की बात करें, तो क्या है बेटा इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत सारी पाई जाती है। तो इस पिक्चर में आप देखिए बेटा स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है बेटा काफ़ी वेरिएशन आ रहा है। तो इनकी क्या है बेटा ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंस के जो है वो हामिल होते हैं। तो इन तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे हम अलग-अलग वीडियोज़ पे। इसके अलावा बेटा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो कैटालाइटिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, यानी कि बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है कैटलिस्ट के तौर पे मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो उसमें इस्तेमाल किया था हमने वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। तो बेटा वेनेडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो वेनेडियम जो है बेटा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम, ठीक है। तो वेनेडियम क्या है बेटा एज ए कैटलिस्ट के तौर पे केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बेटा 3D सीरीज में निकल भी मौजूद है। तो निकल को भी क्या है बेटा इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट में ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ठीक है। इसके अलावा बेटा आयरन को भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर को भी इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पर। तो बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कैटालाइटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं, इस वजह से अहमियत के हामिल है। इसके अलावा बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। और इसके अलावा बेटा जो चौथी फीचर है वो है बेटा अलॉय फॉर्मिंग एबिलिटी। तो बेटा अलॉय क्या होता है? तो जब क्या बेटा दो मेटल्स या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स करके कोई यूनिक प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस तैयार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। तो बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो अलॉय बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो आपने बेटा कभी स्टेनलेस स्टील के हवाले से पढ़ा हो, सुना हो, ठीक है, या इसके अलावा बेटा ब्रास के हवाले से पढ़ा हो। तो बेटा जो स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, ये कोई एलिमेंट नहीं होता, और ब्रास जो है बेटा ये भी कोई एलिमेंट नहीं होता। ये क्या होता है बेटा? अलॉय होते हैं। तो बेटा दो या दो से ज़्यादा मेटल या उसमें कुछ नॉन मेटल्स को मिक्स करके क्या है बेटा अलॉय जो है वो बनाया जाता है। तो बेटा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो अलॉय बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो इस वजह से काफ़ी अहमियत के हामिल है। इसके अलावा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की भी सलाहियत रखते हैं, ठीक है। यानी कि बेटा जो डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स शामिल है तो ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो कलर्स होते हैं बेटा वो मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए वेनेडियम को देखें, तो आप जानते हैं कि बेटा वेनेडियम जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है और +5 भी है। तो बेटा मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो वेनेडियम है वो मुख्तलिफ कलर जो है वो शो करता है। तो बेटा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो इन तमाम फीचर्स को अलग-अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 3D सीरीज़ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन सबसे पहले कुछ पुरानी चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो किस सब शेल में होती है? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो एस सब शेल में होती है। इसी तरीके से अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो पी सब शेल में होती है। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस सब शेल में होती है? तो बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डी सब शेल में और एस सब शेल में होती है। तो इस हिसाब से बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ यूँ है n-1। डी में बेटा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक। इसके अलावा बेटा एस के लिए NS, एस में जो है बेटा वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे बेटा 1,2 लिख रहा हूँ। तो बेटा डी सब शेल के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं,
कितने ऑर्बिटल? 5, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और एस सब शेल का एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं। तो ये है बेटा जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है 3D सीरीज़ की, और 3D सीरीज़ जो है बेटा वो पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में मौजूद है, ठीक है। और अगर हम जानना चाहते हैं बेटा 3D सीरीज़ की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमें 4 रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बेटा? 4। तो n की जगह रखें 4 और इसको सॉल्व करते चले जाएं, ठीक है, ऐसे ही। तो ये आया बेटा 3D 4s, ओके। तो बेटा ये आपके पास जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी बेटा? 3D सीरीज़ की, ओके। तो बेटा 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो बेटा इसके जो आखिरी शेल की जो कन्फिग्रेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। 3D 1 से 10 कुछ भी हो सकता है, 4s 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ने से पहले हमें आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा आर्गॉन का जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18, यानी कि बेटा इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 18। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1s2 2s2 2p6। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के तहत, जिसको आपने क्लास 11 में पढ़ा है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में और 8 इलेक्ट्रॉन जो बेटा वो 2s2 और 2p6 में, ठीक है। और इसके अलावा बेटा जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो 3s में है और 3p में है। तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी? आर्गॉन की, ठीक है। इसे आपने याद रखना है क्योंकि इसे हम इस्तेमाल करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो बारी आती है वो आती है पोटाशियम की। तो पोटाशियम का आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19, ठीक है। तो बेटा 19 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस 19 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या करता हूँ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया। तो बेटा 3p के बाद जो बारी आती है वो आती है किसी बेटा 4s की, ठीक है। तो 4s की जो एनर्जी है वो आपके पास कम होती है। 4s की एनर्जी कम होती है किसके मुकाबले में बेटा? 3d के मुकाबले में। तो यहाँ पे आएगा बेटा 4s और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा पोटेशियम की। तो इसको और आसान किया जा सकता है कैसे? तो क्या है बेटा, इसकी जगह मैं लिखूँगा AR यानी आर्गॉन, ठीक है। तो पोटेशियम Z = 19, ऐसे ही। तो इसकी जगह मैं लिखूँगा AR और यहाँ लिखूँगा 4s1। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी बेटा? पोटेशियम की। और अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का आपके पास एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2 और बाकी रह गए 4s2। तो बेटा ये बराबर है आर्गॉन के। तो यहाँ लिखूँगा बेटा मैं AR, सही, 18 इलेक्ट्रॉन कवर, यहाँ लिखूँगा 4s2। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कैल्शियम की। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब शुरुआत कर लेते हैं बेटा स्कैंडियम से। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है। तो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमें कवर करना है किससे? आर्गन से। लेकिन अभी मैं आपको पूरा लेकर दिखाता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन के बाद जो और इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो किस में होंगे बेटा? वैलेंस सब शेल में, यानी कि बेटा D और S में, ऐसे ही, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3D और उसके बाद लिखता हूँ 4s, ऐसे ही। तो देखिए बेटा जो आपके पास S ऑर्बिटल है, ठीक है, D ब्लॉक के केस में, ठीक है, जो आपके पास S सब शेल है ये क्या है बेटा? आउटर मोस्ट होगा। ये कैसा है बेटा? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर बेटा यही शेल जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। और D क्या होगा बेटा? सेकंड आउटर मोस्ट, ठीक है। D होगा सेकंड आउटर मोस्ट शेल, जिसको इसके अलावा पेनल्टीमेट भी सब शेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पेनल्टीमेट शेल भी कहा जाता है, ऐसे ही, ठीक है। तो बेटा 3D और 4s में आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो चुके, 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो बेटा इसमें क्या होगा? S में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, वो आएगा बेटा 3D में, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्कैंडियम की।
तो इसको और आसान करेंगे, कैसे देखें, तो इसको मैं मिटाऊंगा और इसकी जगह लिखूंगा R1, ठीक है। तो इससे क्या है बेटा, मामला आसान हो जाएंगे। और इसको करीब लिख देता हूँ 3D1 और क्या है बेटा 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्कैंडियम की। अब बारी आती है बेटा हमारे पास टाइटेनियम की। तो Z इज इक्वल टू 22, AR 18 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आएगा बेटा 3D में और 4s में। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है टाइटेनियम की। अगली बारी बेटा वेनेडियम की। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हैं, 3D में आएंगे और 4s में आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा 4s में, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा बेटा 3D में आएगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वेनेडियम की। वेनेडियम के बाद बारी है क्रोमियम की, ठीक है, एटॉमिक नंबर 24। तो बेटा यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे बिल्कुल सीरीज इस तरीके से फॉलो नहीं होगी। 18 इलेक्ट्रॉन तो आ गए बेटा आर्गन में, बाकी रह गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो आएंगे बेटा 3D में और 4s में, ठीक है। तो अगर हम क्या बेटा सीरीज़ को फॉलो करें तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, जो कि क्या है बेटा गलत हो जाएगा। तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये नहीं होती। तो इसमें क्या बेटा एक एक्सेप्शनल केस है। तो बेटा मैं यहाँ पे इसका ऑर्बिटल बना रहा हूँ, पहले तो इसको देख लें, ठीक है। तो D के बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे बेटा 4 बना लिए और ये 5 ही बन गया ऐसे ही। और S का 1, तो S में इसमें अभी 2 दिख रहे हैं आपको और D में आपको 4 दिख रहे हैं ऐसे ही। तो बेटा क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये नहीं होती। तो क्रोमियम क्या करता है बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं। तो करता है कि बेटा 4s से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देता है 3D में स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी बेटा, इसको क्लास 11 में मैंने आपको पढ़ाया है। तो 3D, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा 3D 5 और 4s 1। तो इसके मैं यहाँ पे ऑर्बिटल बनाता हूँ, आप देखें ऐसे ही है। ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले से जंप करके आया, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगी, ठीक है। तो बेटा जाके 3D है, ये भी हाफ फिल्ड है, 4s ये भी हाफ फिल्ड है। तो ये क्या है बेटा, काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है। तो एग्जाम में इसके हवाले से रीजन्स पूछे जाते हैं। ओके, क्रोमियम के बाद जो बारी आती है वो आती है बेटा मैंगनीज़ की, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए AR, बाकी रह गए बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, वो आएंगे 3D में और 4s में। तो इसमें क्या बेटा सीरीज चलेगी, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो S में 2 आ गया, 5 आ जाएंगे बेटा 3D में, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मैंगनीज़ की। मैंगनीज़ के बाद बेटा आयरन, एटॉमिक नंबर 26, 18 इलेक्ट्रॉन AR की जगह, बाकी रह गए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस 3D में आएंगे, 4s में आएंगे, 4s में 2, 3D में 6। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन की। आयरन के बाद बारी आती है कोबाल्ट की, इसका एटॉमिक नंबर है 27, ठीक है। तो यहाँ पे AR, बाकी रह गए बेटा 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो आएंगे बेटा 3D में और 4s में, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में, 7 इलेक्ट्रॉन 4D में, ठीक है, ये भी क्लियर। इसके बाद बेटा निकल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28, AR 18 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं बैलेंस 3D में और 4s में, 4s में 2 और 3D में 8। तो ये भी मामला क्लियर है, ठीक है। अगली बारी बेटा कॉपर। तो इसमें क्या बेटा एक एक्सेप्शनल केस है। इसके जो एटॉमिक नंबर है वो है 29, AR में आ गए 18, बाकी रह गए बेटा 11 इलेक्ट्रॉन, 3D में आएंगे और 4s में आएंगे। तो अगर हम सीरीज़ को फॉलो करें तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। तो इसके मैं ऑर्बिटल बनाता हूँ। तो इसमें देखेंगे आप, ठीक है, S में 2 और D में 9 है टोटल। तो ये देखिए बेटा 9 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। तो यहाँ पे बेटा D सब शेल में देखेंगे जो एक ऑर्बिटल है ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये हाफ फिल्ड है, जबकि चारों क्या है बेटा पूरे फिल्ड है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है कॉपर के लिए। तो कॉपर की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो ये होगी बेटा, कॉपर में जो 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये जम करके क्या है बेटा आ जाएंगे 3D में, ठीक है, ताकि क्या है बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर सकें। तो बेटा कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो कुछ यूँ होगी 3D10, ठीक है, 4s से जंप करेगा तो 4s 1 हो जाएगा। तो इसको ऑर्बिटल में बनाऊँ तो वो कुछ यूँ बनेगा, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या है बेटा स्टेबल हो जाएगा और इसमें इतनी कोई मसले की बात नहीं है। इसके अलावा बेटा जो आखिरी है वो है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कवर हो गए
और क्या बेटा 12 इलेक्ट्रॉन बाकी वो आएंगे 3D में और 4s में। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बेटा 3D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सीख ली। लेकिन इसके अलावा क्या बेटा ये जो आपके पास एटम्स है ये आयोनाइज भी होते हैं। जैसे कि आपके पास स्कैंडियम है, ये आयोनाइज होगा किसमें बेटा +2 में और +3 में। ठीक है, तो बेटा जब इसके आपके पास इलेक्ट्रॉन जो लूज़ होंगे वो कहाँ से होंगे, S से होंगे या D से होंगे। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे वो लूज़ होंगे बेटा S से, इस बात को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे S से होंगे, उसके बाद क्या अगर इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे तो फिर जाके क्या बेटा D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा सेल्फ असेसमेंट में कुछ क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे कुछ आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से, जो कि आपको पेज नंबर 40 में दिया गया। सवाल भी शामिल बेटा क्रोमियम +3, मैंगनीज +2, आयरन +2, आयरन +3, कोबाल्ट +2, कॉपर +1 और कॉपर +2 की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। ठीक है, तो क्या बेटा जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किस बैलेंस सब शेल से निकलेंगे, 3D से निकलेंगे या 4s से सबसे पहले निकलेंगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा वो 4s से निकलेंगे, क्योंकि बेटा ये आपके पास आउटर मोस्ट शेल है और 3D क्या बेटा पेनल्टीमेट यानी सेकंड आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा क्रोमियम +3 से। Cr+3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो हमें लिखनी है बेटा बैलेंस कन्फिग्रेशन, बैलेंस लिखनी है तो आर्गॉन का इस्तेमाल करना है। ओके, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका 24 है क्रोमियम का। सबसे पहले लिखेंगे क्रोमियम का, बाद में लिखेंगे Cr+3 का। तो 18 इलेक्ट्रॉन कवर हुए, 6 बाकी हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ बेटा मैं क्या 3D और 4s। तो क्रोमियम में बेटा एक एक्सेप्शनल केस होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो 3D में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन जो बेटा वो 4s में आता है, ऐसे ही। लेकिन हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी बेटा Cr+3 की निकालनी, तो हमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकलेगा S से। ठीक है, और बच गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और 5 को बेटा यहाँ पे 3 लिख दें तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा क्रोमियम +3 की। ओके, क्लियर है। इसके बाद है बेटा मैंगनीज +2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो Ar ठीक है 25। अब बाकी रह गए 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3D और 4s। ठीक है, 4s में आ गया 2, 3D में आ गया 5। लेकिन हमें निकालना बेटा Mn+2 का। ठीक है, तो इसमें से क्या बेटा हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकलेगा बेटा 4s से निकलेगा। ओके, तो ये क्या बेटा Mn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके अलावा अगर आयरन +2 की बात करें तो इसके एटॉमिक नंबर होते हैं बेटा 26। Ar 18 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, बाकी रह गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो आएगा बेटा 3D में और 4s में। 4s में आया 2, 3D में आया 6। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आयरन मेटल की। लेकिन हमें क्या है बेटा आयरन आयन दिया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, तो वो निकलेंगे बेटा S से। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये है बेटा आयरन +2 की। अब आयरन +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो आज देखते हैं। एटॉमिक नंबर 26 Ar, बाकी भाई 8 इलेक्ट्रॉन वो आएगा 3D में और 4s में। 4s में 2, 3D में 6, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि Fe+3 है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो बचेगा 5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आयरन +3 की। इसके अलावा बेटा अगर कोबाल्ट आयन की बात करें तो Co+2। वैसे तो इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे कोबाल्ट मेटल की। ठीक है, तो Ar 18 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, बाकी रह गए 9 इलेक्ट्रॉन, वो आएंगे 3D में और 4s में। 4s में 2, ठीक है, और 3D में आपके पास टोटल आ गया 7, ऐसे ही। क्लियर। लेकिन हमें क्या बेटा कोबाल्ट +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम करनी, तो यहाँ से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो ये है बेटा CO कोबाल्ट +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर कॉपर +1 की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 Ar, और यहाँ पे आएगा बेटा आपके पास 3D 10 4s 1। तो यहाँ पे बेटा कॉपर के ऊपर +1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे, तो यहाँ से क्या बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, तो बेटा 4s जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा कॉपर +1 की। अगर कॉपर +2 की बात करें, एटॉमिक नंबर तो 29 ही होगा, तो Ar 3D 10 और 4s 1। तो कॉपर +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, एक S से और 1 इलेक्ट्रॉन का है बेटा 3D से। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कॉपर +2 आयन की। तो इस तरीके से क्या है बेटा ट्रांजिशन मेटल आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो करते हैं।
तो उम्मीद करते हैं बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एग्जाम में क्या बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी जा सकती है, ठीक है, MCQs के तौर पर, और आपसे पूछा जा सकता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस आइन की है। ओके, बात क्लियर हो रही। तो उम्मीद करते बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।